Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shenki Medical Education, and today's topic is about clotting factors, right? So इससे पहले हमने देख लिया है कि हीमोस्टेसिस क्या होता है, प्राइमरी स्टेसिस एंड सेकेंडरी हीमोस्टेसिस क्या होता है। नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सो आज हम इसमें देखने वाले हैं कि जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है उसमें जो पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, कॉमन पाथवे, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में डिटेल नॉलेज लेने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ से पहले आप एक बार देख लें दैट व्हाट इज हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में मैंने आपको बताया ही है पहले वीडियो में कि जो हीमोस्टेसिस है इसमें हीम का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉप, तो जो ब्लीडिंग स्टॉप होती है इसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस, ठीक है। सो हीमोस्टेसिस सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड वेसल में चोट लगती है, तो ब्लड वेसल में चोट लगने के बाद जो ब्लड वेसल है वो वेसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। स्पैज़म आता है, वेसल अपना साइज नैरो करने शुरू कर देती है, नैरो करने से ब्लड का फ्लो कम होता है। उसके बाद जहाँ पर वेसल में चोट लगी थी वहां पर क्या है ना कि प्लेटलेट क्या होती है, चिपकना शुरू होती हैं, ठीक है। प्लेटलेट जो होती है चिपकना शुरू होती है, प्लेटलेट चिपकने के बाद एक्टिवेट होती हैं, एक्टिवेशन से वो और प्लेटलेट्स को वहां पे बुलाती हैं, ठीक है। सो जब प्लेटलेट यहाँ पे चिपकना शुरू होती है तो वो अपना एक क्लॉट बनाती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी क्लॉट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी हीमोस्टेसिस के नाम से हम उसको जानते हैं। लेकिन ये जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस होता है ये नॉट स्टेबल होता है, ठीक है। जेली लाइक होता है इसलिए नॉट स्टेबल है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, और ये जो प्रोसेस है ये 6 मिनट्स के अंदर होता है, ठीक है। हमको परमानेंट क्लॉट चाहिए। परमानेंट क्लॉट क्या करेगा ना, परमानेंट क्लॉट जो है वो ब्लीडिंग को प्रॉपर अच्छे से स्टॉप करेगा। जब ब्लीडिंग स्टॉप होगी तभी वो जो इंजरी साइट है वो हील होना शुरू होगी, ठीक है, तभी ब्लीडिंग अच्छे से रुकेगी भी। नहीं तो अगर ब्लीडिंग रुकेगी नहीं तो फिर कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, ठीक है। सो आज के हम वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो परमानेंट क्लॉट बना है ना, हमारा ये जो परमानेंट क्लॉट बना है इसमें जो पाथवे इन्वॉल्व है, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, कॉमन पाथवे, ठीक है, और इसके तहत जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें उसकी आज हम डिटेल नॉलेज लेने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड दी वीडियो। ब्लड क्लॉटिंग पाथवे हम देखेंगे, पहले इंट्रिंसिक, देन एक्सट्रिंसिक एंड देन कॉमन पाथवे। यहाँ पे मैंने कॉमन पाथवे इसलिए लिखा है क्योंकि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मिलकर कॉमन पाथवे में ही मिल जाते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। देखिए एंजाइम वर्ड यूज किया है, कैस्केड यूज किया है, इन चीजों को बताती हूँ ये है क्या। मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। किसके फॉर्म में होते हैं? वो एंजाइम की फॉर्म में होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंजाइमेटिक प्रोटीन। क्लॉटिंग फैक्टर्स को अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या और कह सकते हो तो आप बोल सकते हो कि दे आर दी एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, ठीक है। नॉर्मली ऑल दी फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रोएंजाइम, सॉरी। देखिए जो हमारे फैक्टर्स कितने हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 13 हैं। ये जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, मतलब कोई काम नहीं कर रहे होते। जब इंजरी होती है तब ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इसीलिए लिखा है नॉर्मली ऑल फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रोएंजाइम। ये इनएक्टिव प्रोएंजाइम की फॉर्म में हमारे शरीर में रहते हैं, इनएक्टिव। लेकिन these proenzymes must be activated into enzymes to enforce clot formation। लेकिन अगर चोट लगी है तो उस चोट को हील करने के लिए, उसमें से ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इन प्रोएंजाइम्स को क्या होना पड़ेगा? एक्टिवेट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एक्टिवेट होना पड़ेगा, ठीक है। एंड जब ये एक्टिवेट होते हैं तो इनके पीछे वर्ड लगता है ए। क्या होता है? ए। जैसे कि क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट के बारे में बात करूं तो अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है 1 तो ये इनएक्टिवेट है, लेकिन मैं अगर इसके पीछे ए लगा दूंगी तो मतलब कि फैक्टर 1 जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे आप समझ गए कि ए का मतलब होता है एक्टिवेट होना। देन एंजाइम कैस्केड थ्योरी क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये एग्जाम में आ जाती है इसीलिए आपको बता रही हूँ। एंजाइम कैस्केड थ्योरी का मतलब होता है, ये एक्सप्लेन करती है हाउ वेरियस रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ प्रो एंजाइम्स टू एक्टिव एंजाइम टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ कैस्केड, ठीक है। सो क्या है कि इसमें यह बताया जाता है कि किस तरीके से प्रो एंजाइम जो हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं एक्टिव एंजाइम में। मैंने आपको बताया कि जो एंजाइम है वो इनएक्टिव
प्रो एंजाइम्स जो होते हैं, जो कि प्रोटीन है, जो कि फैक्टर्स हैं एक्चुअल में, वो हमारे शरीर में इनएक्टिव होते हैं। तो वो इनएक्टिव से एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं, फिर तीसरे एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। कैस्केड का मतलब क्या होता है? सो कैस्केड रेफर्स टू अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है दैट अकर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब कि सीरीज ऑफ स्टेप्स। एक स्टेप में काम नहीं चलेगा, इसमें पहले एक स्टेप आया, फिर दूसरा स्टेप आया, तीसरा, चौथा, तो सीरीज ऑफ स्टेप हो गया ना, तो इसीलिए इसको कैस्केड किया। ईच स्टेप इनिशिएटिंग द नेक्स्ट, हर एक स्टेप जो है वो दूसरे को इनिशिएट कर रहा है, हर एक स्टेप दूसरे को इनिशिएट कर रहा है, अनटिल फाइनल स्टेप इज रीच, जब तक कि हमको फाइनल डेस्टिनेशन ना मिल जाए, मतलब कि हमको परमानेंट क्लॉट जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये कैस्केड चलता रहेगा। फर्स्ट वन ऑफ द सीरीज इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव एंजाइम, सबसे पहले क्या होता है कि एक्टिव एंजाइम बनाया जाता है, देन दैट एक्टिवेट्स द सेकंड वन, वो सेकंड वन को एक्टिवेट करता है, विच एक्टिवेट्स द थर्ड वन, जो थर्ड वन को एक्टिवेट करेगा। दिस कॉन्टिन्यूज टिल द फाइनल एक्टिव एंजाइम थ्रोम्बिन इज फॉर्म्ड, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमको फाइनल एक्टिव एंजाइम थ्रोम्बिन नहीं मिलता है। थ्रोम्बिन मिलेगा फाइनल एक्टिव एंजाइम, वो क्या करेगा, फिब्रिनोजन से फिब्रिन को कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन जो होगा वो मैश बनाएगा, मतलब कि जाल बनाएगा, और इस जाल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे, फाइनल क्लॉट बन जाएगा। सो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के बारे में देखिए गाइस, क्या है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, आज उसकी हम एग्जैक्टली प्रॉपर नॉलेज लेने वाले हैं। इसमें कोआगुलेशन होता है, ब्लड क्लॉट होना शुरू होता है, इसको हम क्लॉटिंग भी कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू जेल, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ब्लड है वो लिक्विड से, लिक्विड सब्सटेंस से जेल में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट, किस लिए, ताकि वो ब्लड को क्लॉट में कन्वर्ट हो सके। इट इज रिजल्ट ऑफ हीमोस्टेसिस, ये किसके जरिए होता है, ये हीमोस्टेसिस के जरिए होता है। द सेसेशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम अ डैमेज्ड वेसल फॉलोड बाय रिपेयर, ये प्रोसेस कहाँ से चालू हो रहा है कि एक ब्लड वेसल डैमेज हुई, ब्लड वेसल के डैमेज की वजह से ब्लड निकलना शुरू हुआ, ब्लड निकला, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बना, प्लेटलेट फॉर्मेशन बना, ठीक है, परमानेंट क्लॉट बना, परमानेंट क्लॉट होने के बाद वो रिपेयर भी होगा। ये ऐसे ये प्रोसेस चलता है। द प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन, अडहेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। द प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन मतलब कि प्लेटलेट जो हैं वो एक्टिवेट होंगी, अडहेशन भी होती जाएंगी, साथ के साथ एक्टिवेट होते जाएंगे, और एग्रीगेशन भी उनका होता जाएगा, ठीक है, एज वेल एज डिपोजिशन, वो डिपोज भी होंगी वहाँ पे, और फिब्रिन को मेच्योर भी करती जाएंगी ताकि वहाँ पे एक जाल बन जाए, मैश बन जाए, ठीक है। सो प्राइमरी हीमोस्टेसिस हम देखेंगे इसमें पहले क्या है, जो कि मैं पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ, वो देख सकते हैं पहले जाके, नहीं तो इसमें भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिटेल नॉलेज है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस मतलब क्या है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस में अनस्टेबल प्लग बनता है प्लेटलेट का, जो कि जेली लाइक होता है, वो कभी भी हट सकता है, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस। फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल प्लेटलेट प्लग एट द साइट ऑफ इंजरी, यहाँ पे क्या है ना कि ये ध्यान देने वाली बात है कि अनस्टेबल प्लेटलेट प्लग बन रहा है, कैसा, अनस्टेबल प्लेटलेट प्लग बन रहा है। कोआगुलेशन कैस्केड में क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, यहाँ पे ना एंजाइमेटिक रिएक्शंस का सीरीज स्टार्ट होता है, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ब्लड क्लॉट, जिसकी वजह से एक स्टेबल ब्लड क्लॉट बनता है। द एंडोथेलियल सेल्स रिलीज्ड substances like tissue factors which triggers the extrinsic pathway of the coagulation cascade, this is called as secondary hemostasis। अब देखिए यहाँ पे समझिए मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ। कोआगुलेशन में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे सीरीज ऑफ एंजाइम रिएक्शन है, एंजाइम रिएक्शन की सीरीज हो रही है, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एंजाइम दूसरे को एक्टिवेट करेगा, फिर वो तीसरे को, ठीक है, जिससे कि एक स्टेबल क्लॉट बनता है, एक स्टेबल परमानेंट क्लॉट बनता है। अब देखिए एंडोथेलियल सेल्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये हमारी एक ब्लड वेसल है जहाँ पर इंजरी हुई, और यहाँ पे एंडोथेलियम लेयर होती है, जो एंडोथेलियम लेयर है वो एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सो ये जो एंडोथेलियल सेल्स है वो रिलीज कर रहे हैं अपने अंदर से टिश्यू फैक्टर को, क्या रिलीज, टिश्यू फैक्टर को रिलीज करते हैं, विच ट्रिगर्ड दी एक्सट्रिंसिक पाथवे, जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे को ट्रिगर करते हैं, किसको, एक्सट्रिंसिक पाथवे को, ठीक है, कोआगुलेशन कैस्केड में, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कहते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स देख लीजिए आप, ताकि उसके बाद ही हम इसके पाथवे को पढ़ पाएंगे, जब तक आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं पता होगा आप इसके पाथवे को नहीं पढ़ सकते हैं। ऑल्सो गाइस, ठीक है, सो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक निमोनिक है, मतलब इसको याद करने का तरीका है,
ठीक है। सो आपको ये निमोनिक याद करना है और इससे ना आप बहुत आसानी से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को याद कर सकते हैं। वो निमोनिक क्या है, देखिए निमोनिक है फुलिश पीपल ट्राई क्लिम्बिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। मतलब क्या है कि कुछ फुलिश पीपल थे, उन्होंने ट्राई किया, ठीक है, क्लाइंब करने का लॉन्ग स्लोप्स को क्रिसमस के बाद, ठीक है, जिसमें से कुछ लोग गिर गए, ठीक है। सो आप इसको याद करेंगे, इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा आपको कि फुलिश पीपल ट्राई क्लिम्बिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। तो इनका इनिशियल जो अल्फाबेट है आप उसको उठा लें, फुलिश, ठीक है। सो देखिए फुलिश का एफ है, एफ से होगा फिब्रिनोजन जो कि फैक्टर 1 है। अच्छा एक चीज हो रहा है, यहाँ पर 13 फैक्टर आपको मैंने बताए हैं। जो 13 फैक्टर है ये नंबर ऑफ सीरीज से है, मतलब 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पाथवे है ये इसी ही मैनर में काम करेंगे, नहीं, इनका सिस्टम अलग होगा, लेकिन इनको याद ऐसे करना है। इनको इस सीरीज में क्यों रखा गया है, क्योंकि जो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है वो पहले ड्राइव किया गया, फिर सेकंड किया गया, फिर थर्ड किया गया, ठीक है। इनकी इन्वेंशन ऐसे हुई थी। एंड ऑल्सो कि इनके नाम भी इनके साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं, लेकिन ये जो क्रिसमस फैक्टर है, जो 9th फैक्टर है, ये साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, ये पेशेंट के नाम पे है। पेशेंट थे एक जिसका नाम था क्रिसमस, उसके अंदर ये फैक्टर की डेफिशिएंसी मिली थी, इसलिए इसको क्रिसमस फैक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। ऑल्सो ये जितने भी फैक्टर है ना, इनको हम रोमन वर्डिंग में लिख रहे हैं, मतलब कि 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे नहीं लिख रहे हैं इसको, ठीक है, इसको इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो फुलिश का एफ उठा लिया, एफ से है फिब्रिनोजन जो कि फैक्टर 1 है। फिर पीपल से पी उठा लिया, पी का है प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2। ट्राई से टी उठा लिया, टिश्यू फैक्टर जो कि 3rd है। क्लाइंबिंग से सी उठा लिया, कैल्शियम जो कि 4th फैक्टर है। एल लॉन्ग से एल लेबाइल फैक्टर जो कि 5th है। देखिए यहाँ पर 6th जो फैक्टर है, ठीक है, 6th फैक्टर है वो यहाँ पे एब्सेंट रहता है, क्योंकि उसकी अभी इन्वेंशन प्रॉपर से सिद्ध नहीं की गई है, इसलिए उसको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया गया। देन उसके बाद 7th फैक्टर आता है जो कि स्लोप से एस उठाया तो स्टेबल फैक्टर हुआ। आफ्टर से एफ ए उठाया, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर हुआ, जिसको हम फैक्टर 8 भी बोलते हैं। अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है तो हीमोफीलिया ए का प्रॉब्लम होता है, कौन सा, ए का, ठीक है। और क्रिसमस फैक्टर जिसमें हमारा होता है 9, ठीक है। क्रिसमस से तो आप सीधा लिख सकते हो क्रिसमस फैक्टर 9, ठीक है। सम से एस उठाया, स्टाउट पावर फैक्टर। पीपल से पी उठाया, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। हैव से एच उठाया, हैगमन फैक्टर। एफ से फॉलन से एफ उठाया, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। आई होप सो कि आपको ये याद करने में ये निमोनिक हेल्पफुल रहे। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ के साथ, ताकि ये आपको आगे अपने नोट्स बनाने में हेल्पफुल रहे, ठीक है। सो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको याद कर लें अच्छे से, ठीक है। देन क्लॉटिंग कैस्केड। क्लॉटिंग कैस्केड में 3 चीज़ें हैं क्लॉटिंग कैस्केड में, ठीक है। ये जो स्टेप है हमारा क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का, ये कैस्केड जो सीरीज है इसके 3 स्टेप्स हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे है, इसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे है और कॉमन पाथवे है। जो इंट्रिंसिक पाथवे है ये ब्लड वेसल में जब इंजरी होती है तब एक्टिवेट होता है, किसमें, ब्लड वेसल में जब इंजरी होती है, मतलब इनसाइड ऑफ ब्लड वेसल। एक्सट्रिंसिक पाथवे आउटसाइड ऑफ ब्लड वेसल या फिर टिश्यू में जब इंजरी होती है तब ये एक्टिवेट होता है। तो टिश्यू से क्या होता है, टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है, तब ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है ना, ये दोनों एक्टिवेट होने के बाद ये कॉमन पाथवे में मिल जाते हैं, ठीक है। एक तरीके से 2 नदियां चालू हुई और एक वो उनका संगम हो गया एक नदी में, तो ये इस तरीके से वर्क है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको अब अच्छे से समझते हैं हम। सो इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल में जब इंजरी होती है तब ये एक्टिवेट होता है। सो ब्लड वेसल इंजरी जब होती है, देखिए ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में जब इंजरी होती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे एंडोथेलियम लेयर होती है। ये जो एंडोथेलियम लेयर है, ठीक है, तो ये डैमेज हो जाती है। तो ये एंडोथेलियम डैमेज हुई, डैमेज होने के बाद नीचे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोलेजन होता है, तो ये कोलेजन एक्सपोज होता है, निकलना शुरू होता है। जब ये कोलेजन एक्सपोज होता है तो हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं जिसका नाम है कैलिकरेन, ठीक है। कैलिकरेन और काइनोजन जो है ये हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस है जो कि एक्टिवेट करते हैं फैक्टर नंबर 12 को। फैक्टर नंबर 12 को एक्टिवेट कर देते हैं, ये एक्टिवेट हो गया ना, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद ये जो काइनोजन है
12 फैक्टर के साथ में मिलकर उसकी हेल्प करेगा और एक्टिवेट करेगा 11 फैक्टर को, ठीक है, किसको, 11 फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। वहां पर कैल्शियम जो है वर्क करेगा, उसके साथ हेल्प करेगा, और उसको हेल्प करने के बाद वो किसको एक्टिवेट करेगा, 9 फैक्टर को। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पर जो है ना वो 10 फैक्टर जो है वो बीच में नहीं आ रहा है, सीधा 9 आ रहा है, ठीक है। पहले है 12, फिर है 11, फिर है 9, ठीक है। अब ये जो 9 फैक्टर है इसके साथ कौन हेल्प कर रहा है, क्या, फैक्टर 8 और कैल्शियम यहाँ पे हेल्प करेगा और 10 फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। ये जो 10 फैक्टर है ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, 10 फैक्टर, ठीक है। सो ये चीज हो गई। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में बात करें, सो एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब टिश्यू में जब इंजरी होती है तो अपने अंदर से वो क्या करेगा, टिश्यू फैक्टर को रिलीज करेगा। टिश्यू में ट्रॉमा हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, मतलब कि वो टिश्यू फैक्टर है, वो रिलीज होगा तो वो ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड 7 फैक्टर की हेल्प से वो क्या करेगा, वो 10 को फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा। जब वो 10 फैक्टर को एक्टिवेट करेगा तो जो 5th फैक्टर है वो कैल्शियम के साथ में क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो 5 फैक्टर है यहाँ पर भी काम कर रहा है, यहाँ पर भी काम कर रहा है, ठीक है। ये जो 10 फैक्टर है, ये जो 10 फैक्टर है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये जो 10 फैक्टर है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने में। किसमें, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा और प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करवा देगा थ्रोम्बिन में। जब ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा तभी ये थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। जब वो फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करेगा उसमें पॉलीमराइजेशन होगी, ठीक है, मतलब वो बढ़ना शुरू होगा एंड फिब्रिन एक्टिवेट होगा। फिब्रिन एक्टिवेट होगा तो उसके लूज स्ट्रैंड्स बनेंगे, मतलब कि उसके स्ट्रैंड्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जब स्ट्रैंड्स बनने शुरू हो जाएंगे तो उसके साथ क्या है, 13 फैक्टर जो है वो कैल्शियम के साथ पे काम करके क्या करेगा ना, एक फिब्रिन का टाइट ब्लड क्लॉट बनाएगा, ठीक है। टाइट ब्लड क्लॉट बनाएगा, वो स्टेबल क्लॉट बन जाएगा जो हटेगा नहीं। उसके बाद क्या होगा कि जो क्लॉट है वो रिट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, टिश्यू की जो इंजरी साइड थी वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो ये यहाँ पे ऐसे काम करता है। इसको एक बार आप दोबारा देख लें चाहे। इंट्रिंसिक पाथवे में वेसल में इंजरी हुई, ठीक है। इंजरी होने के बाद जो उसके एंडोथेलियम डैमेज हुआ तो कोलेजन वहां से निकला। जब कोलेजन निकला तो कोलेजन जब निकलता है ना तो उसमें प्लेटलेट अडहेयर होना शुरू करते हैं और उसमें से रिलीज होता है फॉस्फोलिपिड। ये जो फॉस्फोलिपिड है ना इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज यहीं तक चल रही है, देन सेकंड स्टेज आएगी, देन थर्ड स्टेज आएगी। फर्स्ट स्टेज में क्या है कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे चालू होंगे। सेकंड स्टेज में प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होएगा थ्रोम्बिन में, ठीक है, वो सेकंड स्टेज होगी। फिर जो थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करेगा और कन्वर्ट कर देगा फिब्रिनोजन फिब्रिन में, तो वो थर्ड स्टेज हो जाती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने वाली है इसमें, ठीक है। इसको मैं दोबारा आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए जो इंट्रिंसिक पाथवे है इसमें क्या है, आप सीधा सा याद रखना है, एंडोथेलियल सेल डैमेज हुआ। एंडोथेलियल सेल डैमेज होने के बाद हाई मोलिकुलर सब्सटेंस मॉलिक्यूल जो है कैलिकेरिन है और काइनोजन है, उसने 12 फैक्टर को एक्टिवेट किया। 12 फैक्टर से 11 फैक्टर एक्टिवेट हो गया, 9 फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। 9 फैक्टर से 10 फैक्टर एक्टिवेट हुआ। यहाँ तक जो स्टेज है वो 1 है, ठीक है। जो 10 फैक्टर है 5 फैक्टर के साथ इन्वॉल्व होकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देगा, चाहे आप ये समझ लें। एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे हेल्प करेगा, वो भी रिलीज होगा। यहाँ पे 7 फैक्टर के हेल्प से ये क्या करेगा, 10 फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर क्या है कि कैल्शियम प्लस 5th फैक्टर यहाँ वर्क करेगा और ये जो 10 फैक्टर ए है ये जो एक्टिवेट हो गया है, ये जो 10 फैक्टर एक्टिवेट हुआ है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेज चालू हो गया। अच्छा, यहाँ से एक चीज याद रखने वाली और है, अगर आप इसमें ध्यान दें कि यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी है। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी है, मतलब कि वो अपने पीछे की तरफ साथ में ये बोलते भी जा रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिए जा रहे हैं कि और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स बनाओ ताकि और भी ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो। जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा तभी तो फिब्रिनोजन एक्टिवेट होगा, और फिब्रिनोजन जब एक्टिवेट होगा तो पॉलीमराइजेशन के थ्रू फिब्रिन के बहुत सारे लूज स्ट्रैंड्स बनेंगे। जब ये लूज स्ट्रैंड्स बनेंगे तब फिब्रिन का एक स्टेबल क्लॉट बनेगा। सो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे काम करता है।
सो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे होता है, इसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में 13 फैक्टर्स होते हैं, 6 जो है उसकी अभी वो प्रूव नहीं हुआ है, इसलिए उसको इस सीरीज में नहीं रखा गया है। ठीक है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के अंदर ये आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इंट्रिंसिक पाथवे भी देखा, एक्सट्रिंसिक पाथवे भी देखा कि कौन सा पाथवे कैसे इनिशिएट हो रहा है, प्रो एंजाइम्स क्या हैं, कैस्केड क्या है, वो सब हमने इसमें देखा। आई होप सो ये आपको हेल्पफुल रहेगा आपकी स्टडी के लिए। अगर रहता है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।